जुड़ जाइए सभी लोग, शुरू कर दें सेशन। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जल्दी से आप लोग सब लोग आ जाइए, ठीक है। समझते हैं यहाँ पर क्या क्या हमें कवर करना है आज के सेशन में। तो ये है यूनिट नंबर 10 आपकी, मॉड्यूल बी का लास्ट यूनिट है, जो हम आज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगेन ये पूरा का पूरा आपका स्ट्रक्चर है मॉड्यूल बी के यूनिट 10 का। ऑब्जेक्टिव है, इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है डिस्कस करेंगे, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम क्या होता है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या होती है, की रिजल्ट एरियाज क्या हैं, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बेस्ट प्रैक्टिसेस। इन सब चीजों के बारे में हम अपने इस सेशन में डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट सेशन है, इस एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, कर रहे हैं सेशन को। चलिए, और अगेन ये रहा पहला क्वेश्चन आपके सामने, जल्दी से बताइएगा। विद रेफरेंस टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस अप्रेजल को लेकर के क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे सबसे पहले, ठीक है। और कंसिडर करना है आपको फॉलोइंग स्टेटमेंट। चलिए, पहला ऑप्शन आपके सामने है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकसेस ओनली ऑन इवेलुएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। यानी कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है, जो पास्ट परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज की, सिर्फ उन पर फोकस करना, उनको इवेलुएट करना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है, परफॉर्मेंस अप्रेजल इज अ फॉर्मल एंड स्ट्रक्चर्ड सिस्टम फॉर मेजरिंग एंड इवेलुएटिंग जॉब रिलेटेड बिहेवियर्स एंड आउटकम्स। जो परफॉर्मेंस अप्रेजल है वो फॉर्मल और स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, क्या मेजर करने के लिए, क्या मापने के लिए, ठीक है। मेजरिंग और इवेलुएटिंग, मापने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए जॉब रिलेटेड बिहेवियर, ठीक है। जॉब से संबंधित क्या आपका बिहेवियर है, व्यवहार है, और क्या आपका आउटकम है। अप्रेजल और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों को भी पूरे डिटेल में डिस्कस करूंगा। तीसरा है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट कंट्रीब्यूट्स टू रिवार्ड्स, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसमें कंट्रीब्यूट करता है, आपको रिवार्ड देने में, आपको ट्रेनिंग देने में, और आप अगेन नंबर ऑफ इनिशिएटिव्स को डेवलप करने में। अब आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये रहे आपके ऑप्शंस, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, और 1 and 3 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। समझिएगा यहाँ पर देखिए, जो पहला ऑप्शन आपको दिख रहा है यहाँ पर, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट फोकसेस ओनली ऑन इवेलुएटिंग पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय। नहीं, आप इवेलुएट कर रहे हो तो अप्रेजल हो गया ना। मैनेजमेंट का काम क्या है, मैनेजमेंट का काम है आपकी परफॉर्मेंस को बेटर बनाए रखना, रिवार्ड्स के माध्यम से, ट्रेनिंग के माध्यम से, डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से। तो ये जो थर्ड यहाँ पर दिख रहा है ना ऑप्शन, तो ये जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में पहला ऑप्शन दे रखा है ये गलत है।
दूसरा भी सही है यहाँ पर अप्रेजल को लेकर के, और मैनेजमेंट को लेकर के तीसरी बात बिल्कुल सही यहाँ पर दे रखी है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है 2 और 3 ओनली। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, क्योंकि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लुक करता है, क्या देखता है, पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर इंप्रूवमेंट। पिछली क्या परफॉर्मेंस रही है आपकी और भविष्य में लेकर के क्या इंप्रूवमेंट है आपका, इन दोनों को ध्यान में रखता है। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। और बाकी दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि स्ट्रक्चर्ड इवैल्यूएशन सिस्टम है परफॉर्मेंस अप्रेजल, और ये फॉर्मल है, फॉर्मल यानी कि ऑफिशियल लेवल पर होता है। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आपका, और इसी के आधार पर आप जानते हो साल में एक बार ये परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है। किसी जगह पर 6 महीने में भी हो सकता है, कोई टाइमिंग बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, लेकिन नॉर्मली 1 ईयर में लिया जाता है। इसी के आधार पर जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी वगैरह डिसाइड करी जाती है कि आगे कितनी इंक्रीमेंट करना है या नहीं करना है। सी भी करेक्ट है जो मैंने आपको बताया। अब देख लीजिएगा यहाँ पर एक डिफरेंस है, पूरा का पूरा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो गेन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जहां पर आप अगेन मॉनिटरिंग करते हो, प्लानिंग करते हो, और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस किस तरीके से इंप्रूव हो सकती है, इसको लेकर के ये पूरा का पूरा प्लान चलता रहता है। तो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया। और जो अप्रेजल है वो एक इवेल्युएशन है, मूल्यांकन है। ठीक है, जैसे आप समझ लीजिएगा, पढ़ाई आप पूरे साल करते हो, एग्जामिनेशन क्या है, एग्जामिनेशन जब आप देते हो तो एग्जामिनेशन अप्रेजल सिस्टम है। वो एक एग्जाम ये बताएगा कि पूरे साल आपने जो पढ़ाई करी है वो कितनी सफल है, कितनी आपको समझ में आई है। समझ गए मेरी बात की नहीं, आप भी यहाँ पर 6 महीने से तैयारी करते हैं, ठीक है, 5 महीने से तैयारी करते हैं, उसके बाद अब एग्जाम देने जाएंगे। तो वो क्या था, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम। लर्निंग क्या है, कॉन्टिन्यूअस सिस्टम है, लेकिन अप्रेजल हमें, ठीक है, उसको पार कराता है, उसको क्लियर करता है। पर्पज क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के पर्पज की बात करें तो ये इंप्रूव करता है इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को कंटिन्यूअस। इंडिविजुअली का मतलब हो गया एक व्यक्ति, ऑर्गेनाइजेशन आप जानते हो, ठीक है, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन। और अप्रेजल का काम क्या होता है, इंप्लॉय की परफॉर्मेंस को एसेस करना और उसको मेजर करना, उसको मापना। देन नेचर क्या होता है यहाँ पर, नेचर की बात करें तो ये ऑनगोइंग और प्रोएक्टिव है, लगातार चलते रहने वाली। और प्रोएक्टिव का मतलब होता है पहले। ठीक है, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट अगर आप कर रहे हो तो इसका मतलब है आप चाहते हो आपका एम्प्लॉय बेटर डेवलप हो, ठीक है, जो भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको बेटर तरीके से अचीव कर सके। तो ये प्रोएक्टिव है। ये एक पीरियोडिक है और रेट्रोस्पेक्टिव है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल में बैकएंड को देखते हैं ना, कि आपने क्या क्या किया है पूरे एक साल, तो ये रेट्रोस्पेक्टिव है, यानी कि बैकएंड में जाने वाला। रेट्रो रिलेट करता है हमेशा पिछली चीजों को, और पीरियोडिक जो मैंने आपको बताया कि समय समय पर, जैसा जहां पर जो भी 3 महीने, 6 महीने, साल भर, जो भी टाइम बाउंडेशन है, तो ये पीरियोडिक होती है। लेकिन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मेन फोकस क्या होता है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का फोकस होता है परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, डेवलपमेंट और गोल अचीवमेंट पर, और इवेल्युएशन और रेटिंग पर फोकस होता है अप्रेजल का। ये कॉन्टिन्यूअस रहती है थ्रू आउट द ईयर, और ये आपको मैंने अभी बताया, यूजुअली कंडक्टेड एनुअली, सेमी एनुअली या फिर क्वार्टरली। ठीक है, स्कोप, तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का स्कोप ब्रॉड है। आप कह सकते हो कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ठीक है, के अंदर ही परफॉर्मेंस अप्रेजल ऐड होता है। तो ये ब्रॉड ब्रॉड है, ये क्योंकि ये गोल सेट करता है, कोचिंग, फीडबैक, ट्रेनिंग और अप्रेजल, ये सब यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। और ये नैरो है, ठीक है, इसका जो स्कोप है छोटा है। ये सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर अप्रेजल करता है। ठीक है, अप्रेजल यानी कि उसका मूल्यांकन करने का काम करता है। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो शेयर्ड बाई मैनेजर एंड एम्प्लॉइज। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है वो एक शेयर्ड सिस्टम है मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच में। ये किसके द्वारा किया जाता है, सुपरवाइजर्स और मैनेजर्स। ये शेयर्ड सिस्टम नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति करेगा। आउटकम की बात करें यहाँ पर तो एम्प्लॉय ग्रोथ, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से क्या मिलता है, एम्प्लॉय ग्रोथ मिलती है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है, और अगेन संस्थान को सक्सेस यानी कि सफलता मिलती है। यहाँ पर इसका आउटकम क्या है, रेटिंग्स, आपकी रेटिंग्स पता चलती हैं, प्रमोशंस, ठीक है, रिवार्ड्स, सैलरी डिसीजन और करेक्टिव एक्शन। ये सब चीजें यहाँ पर आउटकम के रूप में मिलती है परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल बेटर होता है तो आप जानते हो रेटिंग बेटर आएगी, ठीक है, प्रमोशंस आपको मिल सकते हैं, रिवार्ड्स आपको मिल सकता है, सैलरी आपकी बढ़ेगी, या फिर करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा अगर परफॉर्मेंस आपकी बेटर नहीं है तो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल के बीच का एक प्रॉपर डिफरेंस था जो मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया।
चलिए बढ़ते हैं आगे सेशन की ओर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल से रिलेटेड। विद रेफरेंस टू द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, कंसीडर करना है, वन बाय वन पॉइंट को पढ़ते हैं। पहला है द पीएमएस साइकिल इज बेस्ड ऑन प्लान डू रिव्यू रिवाइज अप्रोच। ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल है, पूरा एक चक्र है। ये किस पर आधारित है? प्लान, पहले योजना बनाना है, फिर करना है, फिर उसका रिव्यू करना है, फिर उसको रिवाइज करना है, रिव्यू के अकॉर्डिंग रिवाइज करना है। ठीक है, तो प्लान डू रिव्यू रिवाइज पर ये बेस्ड है। क्या ये सही है, ये आपको बताना है। देन द रिव्यू स्टेज फोकसेस ऑन इंप्लीमेंटिंग करेक्टिव एक्शंस। जो रिव्यू फेज है या जो रिव्यू स्टेज है उसका मेन फोकस क्या होता है? करेक्टिव एक्शन को इंप्लीमेंट करना, यानी कि बदले हुए जो भी एक्शन है आपके, जो करेक्शंस आपने किए हैं उसको इंप्लीमेंट करना। तीसरा यहाँ पर है रिवाइज स्टेज। रिवाइज स्टेज यूजेस लेसन्स लर्न टू इंप्रूव फ्यूचर एक्शंस। रिवाइज स्टेज जो है वो यूज करता है लेसन्स जो कि अगेन लर्न किए जाते हैं किसके द्वारा? इंप्रूव्ड फ्यूचर एक्शन से। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट यहाँ पर देखिए और बताइए। जो भी आपको सही लग रहा हो उसको यहाँ पर देखिए और बताइए। चलिए, और जो लोग जहाँ मतलब यूट्यूब वगैरह से जो लोग क्लासेस देख रहे हैं, तो किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप चैट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मेरी नजर आपकी चैट पर भी बनी रहती है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मतलब शुरू तो कर ही दिया है, समझते हैं इसको। हम्म, क्या लगता है आप लोगों को? देखो, पहला तो प्लान डू रिव्यू रिवाइज अप्रोच एकदम सही है यहाँ पर। दूसरा जो है ये रिव्यू स्टेज। रिव्यू स्टेज में हम करेक्टिव एक्शन नहीं लेते हैं। करेक्टिव एक्शन हमेशा कहां पर आएगा? रिवाइज पे आएगा। रिव्यू पे तो हम खुद रिव्यू ले रहे हैं, यानी कि हम देख रहे हैं जो भी हमने ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बनाया है। ठीक है, ये जो भी रिव्यू का मतलब ये होता है आपने जो भी प्रोसेस को इंप्लीमेंट किया है उस प्रोसेस को एक बार देखना कि वाकई में प्रोसेस सही से काम कर रही है या प्रोसेस सही से काम नहीं कर रही। कोई भी मॉडल आपका सही से काम कर रहा है या सही से काम नहीं कर रहा है, तो ये अगर काम सही से नहीं कर रहा है तो करेक्टिव एक्शन किस में लेंगे? रिवाइज फेज में। तो दैट्स वाई यहाँ पर दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। पहला और तीसरा, यानी कि इसका सही ऑप्शन क्या है यहाँ पर? ए इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर समझ लेते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल के बारे में। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल, जो ये परफॉर्मेंस मैनेजमेंट प्रोसेस है पूरा, ये इंक्लूड करता है गोल सेटिंग, ठीक है, देन प्लानिंग, मॉनिटरिंग, डेवलपिंग, रिव्यूइंग, एनालाइजिंग एंड रिवार्डिंग। ठीक है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट मेजर करता है मेजरमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, मेजरमेंट एंड इंफॉर्मेशन अप्रोच। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किस पर बेस्ड होता है? प्लान डू रिव्यू रिवाइज। प्लान का मतलब है अंडरस्टैंडिंग करंट परफॉर्मेंस, वर्तमान में क्या प्रदर्शन चल रहा है उसको समझना। प्रियोरिटाइज करना, व्हाट नीड्स टू बी डन, क्या किया जाना आवश्यक है। आइडेंटिफाई एक्शंस, उन एक्शंस को आइडेंटिफाई करना है जो लिए जाएंगे, दैट नीड टू बी टेकन, एंड प्लानिंग फॉर द इम्प्रूवमेंट। ठीक है, कि किस तरीके से और बेटर किया जा सकता है, उन स्टेप्स को प्लान करना है, उन स्टेप्स को हमें करना है। देन डू है, अब जो आपने प्लान किया उसके अकॉर्डिंग काम करना। तो इंश्योर दैट द प्रॉपर सिस्टम एंड प्रोसेसेस आर इन प्लेस टू सपोर्ट इम्प्रूवमेंट, टेक एक्शन, मैनेज रिस्क, हेल्पिंग पीपल अचीव बेटर परफॉर्मेंस। तो जो प्लान किया उसके अकॉर्डिंग डू करना है, यानी कि काम करना है। पहले प्लान बना लिया ना, समझ लिया चीजों को, ठीक है, अब डू करना है। डू करने के बाद रिव्यू करना है कि जो प्लान बनाया था उसके अकॉर्डिंग काम किया गया है, कितना किया गया है, ये सब रिव्यू में। तो रिव्यू का मतलब क्या? अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ योर एक्शन, अपने एक्शंस को अंडरस्टैंड करना, समझना, परफॉर्मेंस को रिव्यू करना, स्पीकिंग टू यूजर्स, जो उस चीज को यूज कर रहे हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है, कोई उसको इस्तेमाल कर रहा है तो उससे रिव्यू लिया जाता है ना कि भैया प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के बाद आपको कैसा लगा। तो स्पीकिंग टू यूजर्स एंड स्टेक होल्डर्स अबाउट देयर एक्सपीरियंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड गेटिंग अ बेटर पिक्चर ऑफ चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। अब रिव्यू आपको मिल गया, अगर रिव्यू पॉजिटिव है तो अगेन गो अहेड, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। अगर रिव्यू में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स आपको दिखाई देती हैं तो करेक्टिव एक्शन कहां पर लेने हैं? रिवाइज में।
तो यूजिंग द लेसन लर्न फ्रॉम रिव्यू टू चेंज योर प्लान, अपना प्लान उस अकॉर्डिंग आपको चेंज करना है कि जो स्टार्टिंग में था ना, ये पूरी की पूरी कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। अब आपने रिवाइज किया, फिर रिवाइज के अकॉर्डिंग आपको जो प्लान किया था उस तरीके से नहीं चल पाए, तो हमें बदलना है अपने प्लान को थोड़ा सा, ठीक है। तो चेंज योर प्लान और व्हाट डू सो दैट फ्यूचर एक्शन इज मोर एफिशिएंट, इफेक्टिव एंड अप्रोप्रिएट। और रिवाइज करके हम यही चाहते हैं कि हमारे जो फ्यूचर एक्शंस हों वो इफेक्टिव हों, एफिशिएंट हों, अप्रोप्रिएट हों। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट था, यहाँ पर स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया, और स्टेटमेंट 3 भी यहाँ पर करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। विद रेफरेंस टू की रिजल्ट एरियाज, हम की रिजल्ट एरियाज की बात यहाँ पर कर रहे हैं। की रिजल्ट एरियाज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। की रिजल्ट एरियाज आर डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो की रिजल्ट एरियाज हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, संस्थान का उद्देश्य क्या है, और अगेन आपके विभाग की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, यहां से आते हैं की रिजल्ट एरियाज। देन की रिजल्ट एरियाज का फोकस किस पर होता है, ओनली ऑन इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत एम्प्लॉय इंटरेस्ट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट से कोई मतलब नहीं है क्या, ठीक है। देन KRAs हेल्प अलाइन इंडिविजुअल गोल्स विद कॉर्पोरेट गोल्स। जो की रिजल्ट एरियाज हैं उनका उद्देश्य क्या है, इंडिविजुअल गोल, यानी कि अगेन हमारा और आपका गोल क्या है, और कॉर्पोरेट जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। तो कंपनी का उद्देश्य हमारे उद्देश्य को अलाइंड करना, ये की रिजल्ट एरियाज का काम है। तो अब आपको यहाँ पर बताना है कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, 1 and 3 ओनली, 2 ओनली, 1 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो अगेन आपको यहाँ पर सही ऑप्शन पता चल रहा होगा। जो KRAs हैं, ठीक है, वो यस ऑर्गेनाइजेशनल और डिपार्टमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बिहाफ पर डिराइव किए जाते हैं, ये यहीं से आते हैं की रिजल्ट एरियाज, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आपको कहां से पता चलेगा, क्या आपका उद्देश्य है, क्या आपने अचीव किया है, पता चल जाएगा हमें। देन दूसरा, KRAs फोकस करेंगे सिर्फ इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंटरेस्ट पर, नहीं, इंडिविजुअल एम्प्लॉय इंटरेस्ट पे फोकस ना करके KRAs का मेन फोकस होता है ऑर्गेनाइजेशनल और डिपार्टमेंटल प्रोग्रेस को फोकस करना। तो ये इंडिविजुअल एम्प्लॉयज नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पर फोकस करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इस यहाँ पर अगर सही ऑप्शन की बात करें तो ए इज द राइट ऑप्शन, 1 and 3 ओनली। तो 1 करेक्ट है क्योंकि KRA इज लिंक टू ऑर्गेनाइजेशन एंड डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स। 2 इनकरेक्ट है क्योंकि KRAs आर नॉट बेस्ड सोलोली ऑन एम्प्लॉय इंटरेस्ट, सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के इंटरेस्ट पर KRA बेस्ड नहीं होते, मैंने आपको बताया ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पर भी बेस्ड होते हैं। और 3 करेक्ट है। की रिजल्ट एरियाज होते क्या है, सेट ऑफ एक्टिविटीज, यानी कि अगेन वो कार्यों की प्रक्रिया derived out of short term objectives, ठीक है। KRAs refer to general areas of outcome or outputs for which the department's role is responsible based on the KRAs set as well as the organizational goals as per the goal setting method followed in the organization। तो की रिजल्ट एरियाज का मतलब क्या है, जो प्लान में सेट किए गए हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन अपने आगे बढ़ने के लिए, अभी आपको बताया ना परफॉर्मेंस मैनेजमेंट साइकिल में क्या था, प्लान, डू, रिव्यू, रिवाइज। तो हमने प्लान किया है, तो अचीवमेंट क्या है हमारा, तो की रिजल्ट एरियाज किससे रिलेटेड होंगे, जो कुछ भी हम पहले बता चुके हैं, हमने क्या बनाया था सिस्टम और हमें क्या अचीव हुआ है। तो ये एक प्रकार की एक्टिविटीज होती हैं जो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव से डिराइव होती हैं, ठीक है। ये जनरल एरियाज हैं आउटकम, आउटकम यानी कि क्या मिला आपको, तो फाइनल यूज की, ठीक है। तो डिपार्टमेंट का जो भी रोल है वो रिस्पॉन्सिबल है किसके आधार पर, की रिजल्ट एरियाज के आधार पर काम करने के लिए। देन अब 360 डिग्री अप्रेजल की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं। 360 डिग्री अप्रेजल समझिएगा यहाँ पर। तो विद रेफरेंस टू 360 डिग्री अप्रेजल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हैं जो आपको कंसीडर करने हैं। पहला, फीडबैक इज ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम द एम्प्लॉइज इमीडिएट सुपरवाइजर। 360 डिग्री अप्रेजल में अप्रेजल का मतलब आपको बता दिया है। अप्रेजल का मतलब है आपको पूरी तरीके से रिव्यू किया जाना, जिससे आगे
आपकी सैलरी, आपका रिवार्ड, इन सब चीजों को मैनेज किया जा सके। अप्रेजल का मतलब पूरी तरह से आपका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आप ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितने वैल्यूएबल हैं राइट नाउ। और अगेन वो आपकी स्किल्स के अकॉर्डिंग होगा। जैसे जैसे इसी के लिए कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट आपके अंदर हो रहा है कि नहीं, पिछले साल आपने क्या अचीव किया था, इस बार आप क्या अचीव कर रहे हो, क्या क्या टारगेट्स पिछली बार आपने अचीव कर लिए थे, इस बार क्या क्या टारगेट्स, तो कंपैरिजन किया जाता है। तो ये कंपैरिजन करने के लिए ये अप्रेजल अप्रेजल एम्प्लॉय का हो रहा है। तो क्या इसमें फीडबैक सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपरवाइजर से ली जाती है, यानी कि सिर्फ उसका जो सुपरवाइजर है, इमीडिएट सुपरवाइजर, उनके ऊपर मैनेजर्स या जो उसके ऊपर मैनेजर्स है उनसे नहीं, जस्ट आपके ऊपर जो आपका सीनियर है, इमीडिएट सुपरवाइजर, ठीक है, उसी से ली जाती है फीडबैक। दूसरा, कस्टमर्स में ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द अप्रेजल प्रोसेस, कस्टमर्स भी अप्रेजल प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, यानी कि कस्टमर फीडबैक भी आता है। इट प्रोवाइड्स अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव देन ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड। जो ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड होते हैं उससे 360 डिग्री अप्रेजल का ब्रॉडर पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है, क्या ये बात सही है? अब आपको यहाँ पर बताना है विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों अगेन यहाँ पर आप जो देख रहे हो ना, पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय के इमीडिएट सुपरवाइजर से नहीं, कस्टमर हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सभी से फीडबैक लिया जाता है। नाम ही है ना 360 डिग्री अप्रेजल, तो 360 डिग्री में आप जानते हो होल कवर हो जाता है। तो यहाँ पर कंप्लीट आपका फीडबैक या आपकी परफॉर्मेंस जहां जहां भी रिलेटेड है उन सबसे बात करी जाएगी। आइए इसको समझते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2 and 3 ओनली। तो 1 इनकरेक्ट है। फीडबैक कम्स फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, और वो सोर्सेज कौन कौन से हैं हम डिस्कस करते हैं। तो 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम इज अ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन मेथड इन विच फीडबैक अबाउट एन एम्प्लॉय की जो फीडबैक है मल्टीपल सोर्सेज से कलेक्ट करी जाती है जो एम्प्लॉय से कनेक्टेड है। अब वो मल्टीपल सोर्सेज क्या हो सकते हैं? पहला है सुपरवाइजर या मैनेजर्स। आपके जो इमीडिएट सुपरवाइजर या जो मैनेजर्स हैं वो आपके बारे में बता देंगे कि आप कैसा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, क्या क्या अचीव किया है आपने, और आप कितने वैल्यूएबल हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। दूसरा होता है पीयर्स या कलीग, आपके दोस्त। पीयर्स या कलीग का मतलब होता है जो आप ही के लेवल पर आपके साथ में काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टीम वर्क, कॉपरेशन, कम्युनिकेशन कैसा है आपका, यहां से पता चल जाएगा। और फिर आता है सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट ऑब्वियसली आपका कोई बॉस है, आप भी बहुत से लोगों के बॉस हो, तो आपकी जो सबॉर्डिनेट है जो आपके अंडर में काम करते हैं वो भी आपकी लीडरशिप और आपकी मैनेजमेंट स्किल्स का फीडबैक दे सकते हैं, सबॉर्डिनेट। फिर आती है बात कस्टमर्स की। कस्टमर्स आपको सर्विस क्वालिटी और कस्टमर हैंडलिंग, किस तरीके से उनको हैंडल किया गया, किस तरीके की सर्विस क्वालिटी उनको प्रोवाइड करी गई, तो कस्टमर भी यहाँ पर फीडबैक देते हैं। तो 360 डिग्री अप्रेजल में इन सभी के फीडबैक के आधार पर आपका अप्रेजल किया जाएगा, चाहे वो सुपरवाइजर, मैनेजर हो, पीयर कलीग्स हो, ठीक है, सबॉर्डिनेट्स हो या फिर कस्टमर्स हो। ठीक है, और फिर बात आती है सेल्फ अप्रेजल। कई बार हो सकता है आपने इंटरव्यू दिया हो, आपसे पूछा जाता है ना, इंटरव्यू के बाद में आप ही से पूछ लेते हैं इंटरव्यूअर्स कि आप अपने आप को क्या मार्क्स देना चाहते हैं। तो ये हो गया सेल्फ अप्रेजल। एम्प्लॉय एसेसेस देयर ओन परफॉर्मेंस। एम्प्लॉय से कहा जा रहा है भाई अपनी परफॉर्मेंस के बारे में आप बताइए, आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या रेटिंग देना चाहेंगे। तो ये हो गया सेल्फ, यानी कि खुद के द्वारा किया गया मूल्यांकन, अप्रेजल। ठीक है, देन आगे समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रेफरेंस टू with reference to steps involved in performance appraisal, consider the following statement। अब स्टेप्स की बात हो रही है, जो परफॉर्मेंस अप्रेजल में स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, उन स्टेप्स को आपको कंसिडर करना है। पहला स्टेप है परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल एंड क्लियरली डिफाइंड। जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड हैं वो मेजरेबल होने चाहिए और क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। दूसरा, एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड बिफोर कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉइज। जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है उसको मेजर किया जाना चाहिए बिफोर कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशन टू एम्प्लॉइज।
मतलब हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है वो कम्युनिकेशन से पहले, ठीक है, हम अपनी एक्सपेक्टेशन आपको बाद में बताएंगे, पहले आपकी वर्तमान में क्या परफॉर्मेंस है उसको अप्रेज किया जाना, ठीक है, उसको मेजर किया जाना। फिर करेक्टिव एक्शन इज जनरली द फाइनल स्टेप ऑफ द अप्रेजल प्रोसेस। करेक्टिव एक्शंस ये फाइनल स्टेप्स होते हैं अप्रेजल प्रोसेस का, ठीक है। अब यहां पर बताइएगा कौन कौन से ऑप्शंस करेक्ट हैं। 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली और 1, 2 and 3। सोचिए और बताइए। देखो पहला वाला पॉइंट क्या कह रहा है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड शुड बी मेजरेबल। अगर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड मेजरेबल नहीं होंगे और क्लियरली डिफाइन नहीं होंगे तो अप्रेजल करेंगे किस बात का। अप्रेजल में अगर स्टैंडर्ड्स आपको क्लियर नहीं है, हमको किन के बिहाफ पर अप्रेजल देखना है ना। जैसे अगेन आपको एक मार्क्स बताया गया कि 100 नंबर का पेपर है आपका, फिर देखा जाएगा भाई आप कितने मार्क्स लेकर के आए। क्राइटेरिया बना दिया गया, मैक्सिमम 100 मार्क्स होंगे, 50% आपको लेकर के आना है, तब आपका वो पेपर क्लियर माना जाएगा। ये सब चीजें पहले से बता दी गई। मैक्सिमम मार्क्स अगर पता ही हो तो आपका क्या रहा, मतलब कोई 50 नंबर लाया, कोई 60 नंबर लाया, कोई 70 नंबर लाया, आप किससे मेजर करोगे। तो स्टैंडर्ड क्या है यहाँ पर 100, सेम एज यहाँ पर। तो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स होना चाहिए, ये मेजरेबल होना चाहिए और क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को अप्रेज किया जाएगा। देन एक्चुअल परफॉर्मेंस शुड बी measured before communicating expectations to employees। आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है किसी इंप्लॉय से, या आप कब बताते हो, उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के बाद या परफॉर्मेंस चेक करने से पहले। एक्चुअल परफॉर्मेंस तो आपको पहले बताना पड़ेगा ना, मतलब सॉरी, एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बतानी होंगी ना। पहले से ही बता दिया गया कि भैया 100 नंबर का पेपर होगा, 50 नंबर लाने ही लाने हैं, अगर इतने नहीं ला पाए तो क्या हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑर्गेनाइजेशन अपनी इंप्लॉय को जिस दिन इंप्लॉय ज्वाइन करता है उसी दिन उसको सारे मिशन, विजन और क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफिकेशन का मतलब ये कि टारगेट्स, आपके जो फाइनेंशियली टारगेट्स होंगे, सब कुछ आपको कम्युनिकेट कर दिए जाते हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता ही नहीं होगा मुझे किस स्टैंडर्ड तक पहुंचना है और क्या करना है, तब तक आप वो काम अचीव नहीं कर पाओगे। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया जाता है बिफोर नहीं, आफ्टर कम्युनिकेटिंग एक्सपेक्टेशंस टू एम्प्लॉइज। दैट्स वाई दूसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाता है, पहला सही है, तीसरा सही है, सही ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाता है। तो स्टैंडर्ड शुड बी ऑब्जेक्टिव एंड मेजरेबल होने चाहिए, जो मैंने बताया। तो एक्सपेक्टेशंस को कम्युनिकेट करना है बिफोर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, और करेक्टिव एक्शंस फाइनल डिस्कशन है। आपको करेक्ट किया जाएगा कब, अप्रेजल के बाद में ना, ठीक है। तो ये फाइनल स्टेप होता है आपके परफॉर्मेंस मेजरमेंट, ठीक है, फाइनल स्टेप, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू रेटिंग स्केल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल का जो रेटिंग स्केल मेथड है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। इट यूजेस न्यूमेरिकल स्केल्स टू इवेलुएट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये जो रेटिंग स्केल मेथड है ये न्यूमेरिकल लेता है, यानी कि 1 to 10 होता है ना, कि आप हमें रेटिंग दे सकते हैं 1 से 10 के बीच में, तो ये न्यूमेरिकल हुआ ना। तो इट यूजेस न्यूमेरिकल स्केल टू इवेलुएट परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। दूसरा, इट इज सुटेबल ओनली फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉयज। ये जो रेटिंग स्केल मेथड है ये सिर्फ मैनेजरियल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उन्हीं के लिए सुटेबल है। और रेटर बायस इज वन ऑफ इट्स मेजर लिमिटेशन। जो आपको रेट कर रहा है, जो रेटर है, वो बायसनेस, बायसनेस का मतलब की है, ठीक है, जिस किसी के फेवर में और किसी के अगेन अनफेवर में वो काम कर सकता है, इज वन ऑफ इट्स मेजर लिमिटेशन। तो रेटर बायस की क्या होती है, लिमिटेशन होती है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। 1 and 3 ओनली, 2 and 3 ओनली, ठीक है, 1 ओनली और 1, 2 and 3 ओनली। जो भी आपको लगता हो यहाँ पर बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। सही ऑप्शन है यहाँ पर 6 का ए, 1 and 3 ओनली। दूसरा यहाँ पर गलत है, लिखा हुआ है सुटेबल फॉर मैनेजरियल एम्प्लॉय, बिल्कुल भी नहीं। रेटिंग स्केल मेथड तो क्या मैनेजरियल लेवल से नीचे जो लोग काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट लेवल पर, क्लरिकल लेवल पर, क्या उनके लिए रेटिंग स्केल नहीं होती है। उनके लिए भी तो कुछ स्टैंडर्ड आप सेट कर सकते हो जिनके आधार पर उनको रेट कर सकते हो। तो याद रखिएगा, यस, रेटिंग स्केल मेथड सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए, सॉरी, मैनेजरियल लेवल के एम्प्लॉयज के लिए नहीं है,
ठीक है, उनसे नीचे जो काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये मेथड काम करता है। तो पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट है, यस न्यूमेरिकल स्टेट। न्यूमेरिकल स्केल मैंने आपको बता ही दिया, जैसे 1 to 10 हो गया, ये न्यूमेरिकल स्केल ही तो है पूरा। ठीक है, अगेन 10 to 100 हो गया, ये भी न्यूमेरिकल पूरा का पूरा स्केल है। देन 2 इनकरेक्ट है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड फॉर वेरियस कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉइज। कोई जरूरी नहीं कि मैनेजरियल लेवल पे ही, बहुत सारे कैटेगरीज ऑफ एम्प्लॉय पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट स्टेटमेंट 3 जो है वो करेक्ट है। क्यों? क्योंकि रेटर बायस, जो आपको रेट कर रहा है, अगर वो आपको पसंद नहीं करता है, जैसे अभी मैं एग्जांपल की बात कर लूं, यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। अब मोदी जी की रेटिंग अगर आप राहुल गांधी से मांगिए तो क्या होगा? ठीक है, रेटिंग एकदम निगेटिव में चली जाएगी। और वही उनके जो फॉलोअर्स हैं, ठीक है, जो उनके डाई हार्ड फैंस हैं, उनसे आप मानिए तो क्या होगा? बेटर, आपको 100 से बेटर रेटिंग मिलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा कर देंगे। तो रेटर की बायसनेस तो दिखती है। रेटर यहाँ पर बायस्ड होकर के, मतलब अनबायस्ड होकर के काम नहीं करता है। जिसको रेटिंग करने का मौका मिलता है वो अपने पर्सनल जो भी रिलेशंस हैं उनका भी ध्यान रख के रेटिंग करता है। ठीक है, तो यस ये यहाँ पर होता है, ये एक लिमिटेशन है। तो रेटिंग स्केल्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल न्यूमेरिकल स्केल्स representing job related performance criteria such as dependability, initiatives, output, attendance, attitude, ये सब क्राइटेरिया आप दे सकते हो रेटिंग का। ईच स्केल रेंजेस फ्रॉम एक्सीलेंट टू पुअर। ठीक है, कि क्या क्या है, हर एक काम में एक्सीलेंट टू पुअर तक की रेटिंग रहती है। जैसे मूवी की रेटिंग आप देखते हो, स्टार रेटिंग आती है, तो जितने ज्यादा स्टार्स मिलेंगे उतनी बेटर मूवीज है। ठीक है, IMDb मूवी को रेटिंग देता है, तो अगेन 1 to 10 के बीच में रेटिंग देता है। IMDb की रेटिंग 10 के आसपास है तो वो बेटर मानी जाती है, और अगर 0 के आसपास पहुंच रही है, 1 2 3 4, तो इसका मतलब है रेटिंग जितनी कम उतनी बेकार, जितनी ज्यादा उतनी अच्छी। तो 1 to 10 के बीच में रेटिंग देता है। सेम एज इस तरीके से यहाँ पर है, आप कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड करोगे, कुछ क्वेश्चन डिसाइड करोगे जिसके आधार पर आपको रेटिंग करनी है, फिर आप उसकी एक स्केल क्लियर कर दोगे, दैट्स इट। द टोटल न्यूमेरिकल स्कोर्स आर कंप्यूटेड एंड फाइनल कंक्लूजन आर डिराइव्ड। हर जगह क्या क्या आपसे, ठीक है, आपके आउटपुट क्या रहा आपका, उसमें नंबर मिल गए, अटेंडेंस में क्या रहा उसमें नंबर मिल गए, दैट्स इट। फाइनल टोटल जो है वो बता देगा। तो एडवांटेजेस क्या होते हैं रेटिंग स्केल मेथड के? तो एडेप्टेबिलिटी, इजी टू यूज है। ठीक है, इसको एडाप्ट करना आसान है, एडेप्टेबिलिटी है। ठीक है, लो कॉस्ट है। एवरी टाइप ऑफ जॉब कैन बी इवेलुएटेड, हर प्रकार की जॉब को इवेलुएट किया जा सकता है रेटिंग स्केल के माध्यम से। लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड, नो फॉर्मल ट्रेनिंग रिक्वायर्ड। इसकी रेटिंग करने के लिए कोई फॉर्मल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हर कोई रेटिंग कर सकता है इसकी। और डिसएडवांटेज क्या है? रेटर्स बायसेस, यही जो मैंने आपको बताया था अभी, कि रेटर जो होगा, जो आपको रेटिंग दे रहा है, उसकी बायसनेस हो सकती है। नेक्स्ट, with reference to management by objectives, consider the following statement. मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ के बारे में बात हो रही है। एमबीओज वाज पॉपुलराइज्ड बाय पीटर ड्रकर। एमबीओ को, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, जो ये कॉन्सेप्ट है, इसको पॉपुलर करने वाले व्यक्ति पीटर ड्रकर है। बेसिकली वैसे पूरा नाम है पीटर एफ ड्रकर। ऑब्जेक्टिव्स आर जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय मैनेजर्स एंड सबऑर्डिनेट। मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ठीक है, वो एस्टैब्लिश किसके द्वारा किए जाते हैं? मैनेजर और सबऑर्डिनेट दोनों के द्वारा मिलकर के किए जाते हैं। क्या ऐसा ही है यहाँ पर? देन अगेन बात समझिएगा, एमबीओ इंक्रीजेज रोल एम्बिग्यूटी अमंग एम्प्लॉइज। रोल एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब तो कंफ्यूजन होता है, भूमिका। ठीक है, आपकी जो भूमिका है उसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन एम्प्लॉइज के बीच में है, ठीक है, उसको इंक्रीज करने का काम करता है एमबीओ, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। तो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? तो अगेन 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1 2 and 3 ओनली। जल्दी से ऑप्शन देखिए और बताइए कि आपको मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग ऑप्शन सही लग रहे हैं। दोस्तों अगेन देखिए, पहला वाली बात बिल्कुल सही है,
जो एमबीओ है इसको पॉपुलराइज करने वाले व्यक्ति हैं पीटर एफ ड्रकर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर ज्वाइंटली एस्टेब्लिश किए जाते हैं मैनेजर्स और सबऑर्डिनेट दोनों के द्वारा मिलकर के। कुछ जगहों पर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो टॉप मैनेजमेंट ही सेट करता है, सबऑर्डिनेट को सिर्फ और सिर्फ बता दिया जाता है ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं, आपको इनके अकॉर्डिंग काम करना है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव्स को एस्टेब्लिश किया जा रहा है वो भी मैनेजर और सबऑर्डिनेट के द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। देन एमबीओ इंक्रीजेस रोल एम्बिग्यूटी। अगर एमबीओ रोल एम्बिग्यूटी को लेकर के आता है या रोल एम्बिग्यूटी को इंक्रीज करता है तो फिर तो वो गलत है ना। ठीक है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स आपको आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, एम्प्लॉइज को ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहे, तो क्या वो बेटर परफॉर्मेंस दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो दैट्स वाई तीसरा यहाँ पर गलत है, पहला सही है और दूसरा सही है। तो ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो 1 करेक्ट है, 2 भी करेक्ट है, गोल सेटिंग पार्टिसिपेटिव होना चाहिए, और ये करेक्ट है। एमबीओ जो यहाँ पर है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट और एम्बिग्यूटी को रिड्यूस करने का काम करता है। मतलब किसी के मन में किसी प्रकार की कोई शंका ना रहे, ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहता है ये पहले ही कंफर्म कर दिया जाता है। अब मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स है ये एक प्रकार का कॉन्सेप्ट है, अ कॉन्सेप्ट पॉपुलर टिल रिसेंटली। अभी तक ये कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, जिसे इंट्रोड्यूस किया गया था मैनेजमेंट गुरु पीटर एफ ड्रकर के द्वारा, जहां पर परफॉर्मेंस को रेट किया जाता है अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, कि आपने कितने ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए हैं, उसके आधार पर आपकी परफॉर्मेंस को रेटिंग दी जाएगी। तो एमबीओ प्रोसेस गोज एज अंडर, क्या क्या प्रोसेस होती है एमबीओ की? तो यहाँ पर एस्टेब्लिश करना पड़ता है गोल्स, फिर देखना पड़ता है डिजायर्ड आउटकम क्या है, यानी कि आपको क्या आउटकम चाहिए सभी सबऑर्डिनेट से, इन अ कॉन्फ्रेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड द कंसर्न सबऑर्डिनेट। ठीक है, तो अगेन मैनेजमेंट और सबऑर्डिनेट के बीच में कॉन्फ्रेंस, ठीक है, यानी कि मीटिंग्स वगैरह आयोजित करी जाती हैं, उसके बीच में ये चीजें बताई जाती रहती हैं। सेट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस के कुछ स्टैंडर्ड सेट करना है कि इस स्टैंडर्ड तक ऑर्गेनाइजेशन के सभी इंप्लॉइज को पहुंचना है। अब एसेस करना है परफॉर्मेंस अचीव्ड अगेंस्ट गोल्स, जो भी गोल्स दिए गए थे उसके अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस को इवेलुएट किया जाएगा कि वो गोल कितना अचीव कर लिए गए फॉर द एम्प्लॉय थ्रू फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग्स बिटवीन द मैनेजर एंड द सबऑर्डिनेट। तो जल्दी जल्दी ये सब किया जाएगा। तो फ्रीक्वेंट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखी जाती है। देन आइडेंटिफाई रीजंस फॉर शॉर्टफॉल, क्या कमियां रह गई, तो आइडेंटिफाई करना है रीजंस किसके लिए, शॉर्टफॉल के भी यहाँ पर, और देना है फीडबैक फॉर इम्प्रूवमेंट, इंप्रूवमेंट के लिए क्या क्या फीडबैक हो सकता है। एस्टेब्लिश करने न्यू गोल्स एंड न्यू स्ट्रेटजीज फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले सालों के लिए नए गोल्स क्या होंगे आपके लिए, और नई रणनीतियां क्या होंगी जिनसे उन गोल्स को आप अचीव कर सको। तो ये है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स पूरा का पूरा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, जिसे हम बार्स के नाम से जानते हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बार्स को लेकर के आपको कुछ स्टेटमेंट्स बताने हैं। पहला है बार्स यूजेस क्रिटिकल इंसिडेंट्स एज बिहेवियरल, बहुत सारे इंसिडेंट्स, बहुत सारी जो घटनाएं हैं उनको बार्स इस्तेमाल करता है, ठीक है, बिहेवियर का एक तरीके से पता लगाने के लिए। तो बिहेवियरल एंकर्स। दूसरा, बार्स प्रोवाइड करता है क्लियरर स्टैंडर्ड्स देन मेनी ट्रेंड अप्रेजल मेथड्स। ठीक है, बार्स आपको क्या प्रोवाइड करता है, क्लियर स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है जो पुराने आपके ट्रेडिशनल अप्रेजल मेथड हैं उनसे। बार्स कंप्लीटली इलिमिनेट करता है द नीड फॉर ह्यूमन जजमेंट, बार में ह्यूमन जजमेंट को कंप्लीटली इलिमिनेट किया जाता है, यानी कि ह्यूमन जजमेंट की किसी प्रकार से आपको आवश्यकता नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आपको बताने कौन कौन से सही हैं, और ये तीसरा वाला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि बार्स कंप्लीटली, नाम ही है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, तो यहाँ पर आप कंप्लीटली ह्यूमन जजमेंट को निगेटिव मतलब ह्यूमन जजमेंट को हटा दो, नीड इलिमिनेट कर दो, ये गलत है। ठीक है, तो दैट्स वाई ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ए। वन एंड टू ओनली। तो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, क्रिटिकल इंसिडेंट्स फॉर्म बिहेवियरल एंकर्स,
जो क्रिटिकल इंसिडेंट्स होते हैं वो फॉर्म करते हैं आपका बिहेवियर, ठीक है। दूसरा भी करेक्ट है, क्लियर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ये प्रोवाइड करते हैं। और इनकरेक्ट है, ह्यूमन जजमेंट भी यहाँ पर इन्वॉल्व रहता है। अब बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल यानी कि बार्स क्या होता है समझ लीजिएगा। तो बार्स क्या है, दिस इज अ मॉडर्न अप्रेजल टेक्निक्स है। बार्स एक मॉडर्न अप्रेजल टेक्निक्स है, यानी कि परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड का पार्ट है, which supports the claim that it provides better, more equitable appraisals are compared to other techniques. अदर टेक्निक्स के द्वारा जो अप्रेजल आपका किया जा रहा है उससे बेटर अप्रेजल आपको बार्स देगा, ये बार्स का कहना है। द प्रोसीजर फॉर बार्स इज यूजुअली 5 स्टेप्ड एज अंडर। जो बार्स का जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है वो 5 स्टेप्स 5 चरणों में डिवाइडेड है। पहला है जनरेट क्रिटिकल इंसिडेंट। सबसे पहले हम क्रिटिकल इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। Just a minute. Generate critical incidents. Persons with knowledge of the job to be appraised. अगेन इसी के लिए क्या होता है, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को क्या चाहिए होता है, एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए होते हैं। तो जिनको जॉब की नॉलेज है उनको अप्रेज किया जाएगा, यानी कि जॉब होल्डर्स या सुपरवाइजर्स आर आस्क्ड टू डिस्क्राइब स्पेसिफिक इलस्ट्रेशंस, यानी कि क्रिटिकल इंसिडेंट्स ऑफ इफेक्टिव एंड इनइफेक्टिव परफॉर्मेंस बिहेवियर, इसको जानना। फिर डेवलप करना है परफॉर्मेंस डायमेंशंस। Then the people that divide the incidents into a smaller set, 5 to 10 of the performance dimensions. Each cluster is then defined clearly. ठीक है, तो ये परफॉर्मेंस डायमेंशंस। नेक्स्ट, रीएलोकेट इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स को रीएलोकेट करना। तो दीज क्रिटिकल So these critical incidents are then reallocated to any group of people who also know the job, जो जॉब को जानते हैं। They are given the clusters definitions and asked to redesign each incident to the dimension it best practices. तो डायमेंशंस की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके बारे में बात करी जा रही है। इंसिडेंट्स को रीएलोकेट यानी कि फिर से उनको एलोकेट करना, ठीक है। तो अब 2 और की बात कर लेते हैं क्योंकि 5 स्टेप्स हैं। फिर है स्केल ऑफ इंसिडेंट्स। दिस सेकंड ग्रुप इज जनरली आस्क्ड टू रेट ऑन अ गिवन स्केल। जो सेकंड ग्रुप बनाया गया है, ठीक है, ये किसके लिए है, गिवन स्केल पर रेटिंग करने के लिए। द बिहेवियर डिस्क्राइब्ड इन द इंसिडेंट एज टू हाउ इफेक्टिवली और इनइफेक्टिवली इट रिप्रेजेंट्स परफॉर्मेंस ऑन द एप्रोप्रिएट डायमेंशन। ये जो सेकंड ग्रुप है यही यहां पर बताएगा, जनरली आस्क्ड टू रेट ऑन अ गिवन स्केल। पैमाना कोई भी हो सकता है, ठीक है, तो जनरली आस्क किया जा सकता है कि आप रेट करिए। द बिहेवियरल डिस्क्राइब्ड इन एन इंसिडेंट, बिहेवियरल उन इंसिडेंट्स को डिस्क्राइब करता है कितना इफेक्टिवली या अनइफेक्टिवली, सॉरी इनइफेक्टिवली रिप्रेजेंट करता है परफॉर्मेंस को और डायमेंशंस को एप्रोप्रिएट। देन डेवलप करता है फाइनल इंस्ट्रूमेंट। तो अ सबसेट ऑफ इंसिडेंट, जो 6 और 7 इंसिडेंट्स हुए हैं पर क्लस्टर, आर यूज्ड एज बिहेवियरल एंकर्स फॉर द परफॉर्मेंस डायमेंशंस, यानी कि परफॉर्मेंस डायमेंशंस को लेकर के क्या बिहेवियर है आपका उसके बारे में बता देता है। तो बार्स टेक्निक का एडवांटेज क्या है, मोर एक्यूरेट है, जजमेंटल है और एस्टेब्लिश करता है क्लियर स्टैंडर्ड्स जो कि गुड फीडबैक प्रोवाइड करते हैं पीपल बीइंग अप्रेज्ड। तो मेक द डायमेंशंस मोर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, ठीक है, ऑफ ईच अदर एंड प्रोवाइड्स इंडिपेंडेंस टू द रेटर, रेटर्स को इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करने का काम करता है। नेक्स्ट आते हैं, विद रेफरेंस टू कॉम्पिटेंसी मैपिंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में बात हो रही है। कॉम्पिटेंसी मैपिंग को लेकर के आपको ये ऑप्शंस बताने हैं। पहला, कॉम्पिटेंसी इज एन अंडरलाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इनेबलिंग सुपीरियर परफॉर्मेंस। देन कॉम्पिटेंसी मैपिंग हेल्प्स मैच एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी विद द जॉब रिक्वायरमेंट। नामी एक कॉम्पिटेंसी मैपिंग, देखिएगा कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब
अभी क्लियर करता हूं, पहले एक और ऑप्शन देख लेते हैं, फिर आप लोग सोचिए और बताइए, फिर मैं इसको क्लैरिफाई करता हूं। फिर है कोर कॉम्पिटेंसीज रिमेन फिक्स्ड एंड अनचेंज्ड थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशनल लाइफ साइकिल। ठीक है, जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं हमेशा फिक्स रहेंगी, अनचेंज रहेंगी थ्रू आउट एन ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, जब तक ऑर्गेनाइजेशन चलेगी। ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल का मतलब है जब तक वो ऑर्गेनाइजेशन रनिंग में है, चलने में है, तब तक जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो फिक्स रहेंगी और अनचेंज रहेंगी। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? हम्म देखिए, क्या पूरे जीवन भर कुछ चीजों को फिक्स कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो कोर कॉम्पिटेंसीज जो हैं ये फिक्स और अनचेंज रहेंगी थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन लाइफ साइकिल, ये गलत है। पहला सही है, दूसरा सही है। तो 1 and 2 ओनली का मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, कोर कॉम्पिटेंसीज जो होती हैं वो इवॉल्व, बदलती रहती हैं ऑर्गेनाइजेशन चेंज के साथ साथ। जैसे जैसे संस्थान में कोई बदलाव होगा, जो कोर कॉम्पिटेंसीज हैं वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है, या वो बदलती जाएंगी, किसी भी तरीके से यहां पर हो सकता है। अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में बात करें तो गेन कट थ्रोट कंपटीशन बाजार में है, उसी को मैच किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट यहाँ पर मेंशन था, सेकंड वाला, कि जो कैपेबिलिटी मैपिंग है वो एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में मैच करने का काम करती है। क्योंकि आपकी जो कैपेबिलिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर जॉब आपको दी गई है तो आप बेटर परफॉर्म करोगे। समझ गए? जैसे मान लीजिए आपने पढ़ाई करी है बीटेक की, सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग का काफी कुछ आपने पढ़ा है, 4 साल आपने दिया है, सिविल इंजीनियरिंग के बारे में काफी कुछ आपने जाना, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बाद काफी कुछ आपने जाना। उसके बाद आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाकर के क्लर्क की नौकरी कर रहे हैं, तो वहां जो कुछ भी आपने पढ़ाई करी है क्या वो काम में आ रही है आपके? डायरेक्टली, ठीक है, इनडायरेक्टली बियर वगैरह को बनाने में काम करती है, वो सब बातें छोड़ दीजिए, बट डायरेक्टली जो आपने पढ़ाई करी थी उससे रिलेटेड आपकी जॉब नहीं है, तो आप यहाँ पर उतना कैपेबल नहीं हो। समझ गए? जैसे कोई बीकॉम करने के बाद एमबीए कर रहा है, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे मैंने बीकॉम एमकॉम किया उसके बाद एमबीए किया था, तो मेरे लिए वो जो सब्जेक्ट थे ना वो सारे के सारे देखे और जाने समझे थे। लेकिन जो लोग बीटेक करके या बीएससी करके एमबीए कर रहे हैं, उनको जब जर्नल एंट्रीज स्टार्टिंग में मिलती हैं, कुछ वैसे समझ लीजिए आपके बैंक में भी अब तो हर प्रकार के लोग आते हैं। पहले एक समय ऐसा था जब बैंकों में भी मैनुअल एंट्री होती थी, सीबीएस नहीं थे बैंक, तब एट दैट टाइम बीकॉम वालों को प्राथमिकता दी जाती थी बैंक में सिलेक्शन के लिए। लेकिन फिर आगे चल करके इस क्राइटेरिया को हटा दिया गया, फिर आईटी इनेबल सर्विसेज हैं। लेकिन फिर भी डेबिट और क्रेडिट की बात करें तो डेबिट और क्रेडिट उनसे बेटर तरीके से नहीं हो पाएगा। तो यही है कॉम्पिटेंसी मैपिंग का मतलब, यह है कि एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज को जॉब रिक्वायरमेंट के साथ में मैच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैंक इंट्रोड्यूसेस अ सिस्टम वेयर एन एम्प्लॉय इज इवैल्यूएटेड बाय हिज सुपरवाइजर, पीयर्स, सबऑर्डिनेट, कस्टमर्स एंड सेल्फ। ठीक है, तो ये आपको बता दिया। द ऑब्जेक्टिव इज टू एसेस लीडरशिप, टीम वर्क एंड कस्टमर ओरिएंटेशन। With reference to above scenario, consider the following statement. The bank is using a 360-degree appraisal system. बैंक यहाँ पर 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। द सिस्टम प्रोवाइड्स मल्टी सोर्स फीडबैक। द सिस्टम प्रोवाइड्स मल्टी सोर्स फीडबैक, ठीक है। हाँ, अभी आपको फीडबैक के सोर्सेज बताए थे, कस्टमर हो सकता है, यहाँ पर आपके सबऑर्डिनेट हो सकते हैं, आपके सीनियर्स हो सकते हैं, ये सब चीज, तो इसी को मल्टी सोर्स फीडबैक कहते हैं। सच अ सिस्टम कंप्लीटली इलिमिनेट्स सब्जेक्टिविटी इन अप्रेजल। विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? जैसे कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पहला 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, और 1, 2 and 3 ओनली। अगेन यहाँ पर एक बात बस याद रखिएगा, ये नंबरिंग A1 यहाँ से शुरू है, ये है 1,
ये है 2 और ये है 3। इस बिहाफ पर आपको बताना है। देखो कंप्लीटली इलिमिनेट कर देना सब्जेक्टिविटी इन अप्रेजल, ये गलत है। ठीक है, सब्जेक्टिविटी अप्रेजल में रहेगी। ठीक है, सिर्फ अगर रेटिंग या क्वांटिफिकेशन से काम नहीं चलेगा, सब्जेक्टिविटी भी रहेगी अप्रेजल में। तो अगेन इसी को जहां पर आप मल्टी सोर्स फीडबैक पे काम करते हो अप्रेजल के लिए, वही 360 डिग्री अप्रेजल सिस्टम कहलाता है। तो ये मल्टी सोर्स फीडबैक प्रोवाइड करने का काम करता है। तो सही ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा 1 एंड 2 ओनली। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, बता ही दिया। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्टिविटी में स्टिल एग्जिस्ट डिस्पाइट मल्टीपल रेटर्स। सब्जेक्टिविटी तो रहेगी यहाँ पर मल्टीपल रेटर होते हुए भी। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अ पब्लिक सेक्टर बैंक वांट्स टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज विद प्रमोशन पोटेंशियल। यानी कि ऐसे कौन कौन से एम्प्लॉइज हैं जिनका प्रमोशन किया जाना है या जिनमें प्रमोशन पोटेंशियल है, यानी कि वो प्रमोट होना चाहते हैं। कैंडिडेट्स आर सब्जेक्टेड टू इन बास्केट एक्सरसाइज, रोल प्लेज, इंटरव्यूज, ग्रुप डिस्कशन and simultaneous and are assessed by multiple trained evaluators. तो which appraisal method is being used? ये सब करना है तो कौन सा अप्रेजल मेथड यहाँ पर इस्तेमाल होगा? क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड, असेसमेंट सेंटर अप्रोच, फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड और रेटिंग स्केल मेथड। आइडेंटिफाई कर रहे हैं एम्प्लॉइज को किसके भी यहाँ पर, प्रमोशनल पोटेंशियल। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों, इसको बोलते हैं हम असेसमेंट सेंटर अप्रोच। ये किस नाम से जानी जाती है? असेसमेंट सेंटर अप्रोच के नाम से जानी जाती है। तो असेसमेंट सेंटर इवेलुएट क्या करता है? फ्यूचर पोटेंशियल थ्रू सिमुलेशन। सिमुलेशन इस प्रकार की टेक्निक्स होती हैं जो रियल को, ठीक है, आर्टिफिशियल बना करके काम किया जाता है। जैसे एक एग्जांपल आपको मैं बताऊं, सिमुलेशन ट्रेनिंग भी होती है। जैसे आपको कार पहले दिन सिखाने के लिए कार में नहीं बिठा दिया जाएगा, पहले आपको बताया जाएगा कार के इंस्ट्रूमेंटल्स के बारे में सब कुछ। ठीक है, फिर क्या होता है, वर्चुअल सिमुलेशन का मतलब है वर्चुअल। जैसे गेम वगैरह खेलते हैं ना आप कार में बैठ करके, ठीक है, आजकल जो एडवांस गेमिंग सिस्टम्स होते हैं, ठीक है, तो वहां पर आप जा करके कर सकते हैं, सेम एज यहाँ पर है। तो असेसमेंट सेंटर इवेल्युएट करता है क्या? फ्यूचर पोटेंशियल थ्रू सिमुलेशन, रोल प्लेज, ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू एक्सरसाइज और मल्टीपल एक्सरसाइज के द्वारा ये सारे काम किए जाते हैं। तो इनको प्रमोशन और लीडरशिप असेसमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड के बारे में बताना है। पहला, एम्प्लॉइज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस डिफरेंट परफॉर्मेंस कैटेगरीज। एम्प्लॉय को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग, यानी कि जैसे जिसने परफॉर्मेंस करी है वैसी हम कैटेगरी यहाँ पर बना देंगे। The method assumes that employee performance follows a normal distribution. ये जो मेथड है ये assume करता है, ठीक है, जो एम्प्लॉइज हैं, हाँ, ये मेथड ये assume करता है कि जो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस है वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है। और ये मेथड कंप्लीटली एलिमिनेट करता है सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स को। सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स, ऑप्शन देखिएगा 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो देखो ये जो कंप्लीटली शब्द आ जाता है कई बार ये गलत हो जाता है। द मेथड कंप्लीटली एलिमिनेट सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स, नहीं, काफी हद तक सेंट्रल टेंडेंसी एरर्स को मैनेज किया जाता है लेकिन कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 and 2 ओनली। देन स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। एम्प्लॉइज आर प्लेस्ड अक्रॉस परफॉर्मेंस कैटेगरीज, उनकी परफॉर्मेंस कैटेगरीज के हिसाब से एम्प्लॉइज को प्लेस किया जाएगा। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है। मेथड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ही लेता है। देन 3 इनकरेक्ट है, आपको मैंने बताया। सेंट्रल टेंडेंसी एंड अदर रेटिंग एरर्स में स्टिल ऑकर। नेक्स्ट, अ बैंक वांट्स टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉइज हु possesses कम्युनिकेशन स्किल्स। एक बैंक आइडेंटिफाई करना चाहता है उन एम्प्लॉइज को जिनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटीग्रिटी हो,
कस्टमर ओरिएंटेशन हो और टीम वर्क हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर डिपार्टमेंट और डेजिग्नेशन। किसी भी डिपार्टमेंट में ऐसे व्यक्ति हों, किसी भी डेजिग्नेशन पर ऐसे व्यक्ति हों, ऐसे ही एम्प्लॉइज बैंक को चाहिए। तो बैंक इज मोस्ट लाइकली फोकसिंग ऑन, बैंक किस पे फोकस कर रहा है यहाँ पर? टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज, जेनरिक कॉम्पिटेंसीज, फंक्शनल कॉम्पिटेंसीज और असेसमेंट सेंटर कॉम्पिटेंसीज। ये किस प्रकार की कॉम्पिटेंसीज हैं यहाँ पर? सही ऑप्शन क्या होगा इसका? जेनरिक कॉम्पिटेंसीज। तो जेनरिक कॉम्पिटेंसीज ये कॉमन कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो एक्सपेक्टेड करी जाती हैं सारे के सारे एम्प्लॉय से रिगार्डिंग ऑफ रोल और लेवल। क्या आपका रोल है, क्या आपका लेवल है, उसको छोड़ करके भी जो जनरल जेनरिक कॉम्पिटेंसीज हैं वो आपसे मांगी जाती हैं। देन a branch manager achieved all business targets but repeatedly violate compliance norms। एक ब्रांच मैनेजर सभी प्रकार के बिजनेस टारगेट को तो फॉलो कर रहा है लेकिन कंप्लायंस को वायलेट कर रहा है और ट्रीटेड स्टाफ पुअरली, यानी कि बिहेवियर अच्छा नहीं है, स्टाफ को पुअरली ट्रीट करता है। ड्यूरिंग अप्रेजल, अप्रेजल के टाइम पर द एचआर डिपार्टमेंट इवेलुएट, एचआर डिपार्टमेंट इवेलुएट करेगा नॉट ओनली द टारगेट्स, सिर्फ टारगेट्स ही नहीं, अचीव्ड बट ऑल्सो द मैनर इन विच द टारगेट वॉज अचीव्ड। किस मैनर में वो टारगेट्स को अचीव किए गए। टारगेट्स अचीव कर लेना सब कुछ नहीं है, टारगेट्स किस तरीके से अचीव किए गए हैं वो वे भी आपको पता होना चाहिए। तो दिस अप्रोच रिफ्लेक्ट असेसमेंट ऑफ, ये जो अप्रोच है ये किसको रिफ्लेक्ट करती है? ओनली द व्हाट एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ओनली द हाउ एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, बोथ व्हाट एंड हाउ एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, ओनली कॉम्पिटेंसी मैपिंग। तो ये अप्रोच रिलेट करती है बोथ व्हाट एंड हाउ एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस, क्या परफॉर्मेंस है और हाउ कैसे है। ठीक है, दोनों बातें याद रखिएगा क्योंकि यहां पर मैंने क्या बताया, ठीक है, टारगेट्स अचीव कर लेना ये सब कुछ नहीं है, कंप्लायंस के अकॉर्डिंग टारगेट को अचीव कर लेना है, किसी प्रकार का रूल ब्रेक ना होना पाए। ठीक है, आप अगर अपने इथिक्स को छोड़ करके भी काम कर रहे हैं तो प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपने टारगेट पूरे कर दिए, लेकिन ये गलत है। तो मॉडर्न परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या क्या इवेल्यूएट करता है? व्हाट वाज अचीव्ड, क्या अचीव्ड किया गया था, रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव्स, हाउ किस तरीके से अचीव किया गया था, बिहेवियरल है, कोर वैल्यूज है, ध्यान रखिएगा। तो व्हाट वाज अचीव्ड, रिजल्ट या ऑब्जेक्टिव्स, हाउ इट वाज अचीव्ड, बिहेवियर वैल्यू कॉम्पिटेंसीज के द्वारा पता चल जाएगा। नेक्स्ट, एन ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाइज दैट एम्प्लॉइज एस्पायरिंग फॉर प्रमोशन लैक डिसीजन। एक ऑर्गेनाइजेशन आइडेंटिफाई करती है जो एम्प्लॉइज हैं, ठीक है, दैट एम्प्लॉइज एस्पायरिंग फॉर प्रमोशन लैक डिसीजन, मेक कॉम्पिटेंसी रिक्वायर्ड फॉर द नेक्स्ट रोल, डिजाइन टारगेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बिफोर फाइलिंग हायर पोजीशंस इंटरनली। देखो अगेन आपके सामने प्रमोशन तो दिख रहा है कि अगेन मैं प्रमोट होकर इस डेजिग्नेशन पर चली जाऊं, लेकिन उस डेजिग्नेशन की कॉम्पिटेंसीज आपके अंदर नहीं है या वो स्किल्स आपके अंदर नहीं, तो स्किल्स हासिल करना पड़ेगा ना, उसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिजाइन किए जाएंगे। क्योंकि अगेन यहाँ पर इंटरनली पोजीशंस को फिलअप करने के लिए ये काम करना पड़ेगा, बिना ट्रेनिंग आप नहीं ला पाएंगे, नहीं तो आउटसाइड से आपको लाना पड़ेगा। तो ये किस चीज का एग्जाम्पल है? इसी को बोलते हैं दोस्तों सक्सेशन प्लानिंग थ्रू कॉम्पिटेंसी मैपिंग। सक्सेशन तो बताया ना, उत्तराधिकार, उत्तराधिकार का मतलब है जो टॉप लेवल के लोग हैं उनको ऑर्गेनाइजेशन के और कौन से लोग हैं जो रिप्लेस करेंगे। तो सक्सेशन प्लानिंग थ्रू कॉम्पिटेंसी मैपिंग, कॉम्पिटेंसी मैपिंग हेल्प करती है आइडेंटिफाई फ्यूचर टैलेंट गैप्स एंड सपोर्ट सक्सेशन प्लानिंग, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अ मैनेजर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज टाइम ट्रैकिंग द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितनी मीटिंग्स हुई हैं, ऑब्जेक्टिव एजेंडा क्या रहा है वो सब बात के अलग। एक मैनेजर स्पेंड करा है ज्यादातर अपना टाइम, ठीक है, हिज टाइम ट्रैकिंग द नंबर ऑफ मीटिंग्स, कितनी मीटिंग्स हुई, कंडक्टेड, ईमेल्स कितने भेजे गए,
समझिएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, फिर से एक बार पढ़ देता हूं। एक मैनेजर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ हिज ट्रैकिंग द नंबर ऑफ मीटिंग्स कंडक्टेड, ईमेल सेंट और रिपोर्ट कितनी प्रिपेयर करी गई। हाउएवर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स इवैल्यूएशन बेस्ड ऑन द एक्चुअल बिजनेस आउटकम। तो यहाँ पर एक्चुअल बिजनेस आउटकम नहीं देखा जा रहा है, वो देख रहा है मैंने कितनी मीटिंग अटेंड कर ली है। आउटकम क्या है आपका, टारगेट्स कितने पूरे किए आपने, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने मीटिंग आज इतनी अटेंड करी, इतने ईमेल सेंड कर लिए, और अब मैं थक गया हूं, अब मैं बाद में काम करूंगा, ये कहने का मतलब है। तो अगेन, विच प्रिंसिपल ऑफ KRA की रिजल्ट एरियाज डिजाइन टू बी बीइंग वायलेटेड। कौन सा यहाँ पर जो की रिजल्ट एरियाज हैं, ठीक है, वो वायलेट किया जा रहा है। KRA शुड फोकस ऑन आउटकम्स रादर देन एक्टिविटीज, क्योंकि नाम ही ना की रिजल्ट एरियाज, रिजल्ट पे फोकस ज्यादा है। आप मीटिंग कितनी अटेंड कर रहे हो इससे कोई मतलब नहीं है, एक भी मीटिंग अटेंड ना करो, लेकिन टारगेट्स जो है वो पूरे होने चाहिए। तो KRA शुड फोकसेस ऑन आउटकम्स, और अगेन रादर देन एक्टिविटीज। क्या आप कर रहे हो उससे मतलब, जैसे आपके साथ भी यही होता है, आपने कितनी मेहनत करी कोई देखता है, रिजल्ट क्या रहा आपका ये सब देखते हैं, ठीक है। Then the performance plan under individual performance and developmental plan is constructed through agreement on। जो परफॉर्मेंस प्लान है, जो अंडर इंडिविजुअल प्लान एंड डेवलपमेंट प्लान IRDB के थ्रू बनाया जा रहा है, द परफॉर्मेंस प्लान है ये पूरा का पूरा, जो क्या क्या यहाँ पर एग्रीड होगा, ठीक है। तो KRAs हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स हैं, KPIs एंड ऑप्शंस आपको मिल गए यहाँ पर। KRAs, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव्स, KPI एंड परफॉर्मेंस टारगेट्स, एक्शन प्लान। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइएगा। किस प्रकार के एग्रीमेंट के बिहाफ पर ये जो परफॉर्मेंस प्लान है, जो कि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड डेवलप प्लान के अंतर्गत है, यानी कि IRDP के अंतर्गत है, सोचिएगा और बताइएगा। ये सारे के सारे सही हैं यहाँ पर। जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस डेवलप प्लान के अंतर्गत परफॉर्मेंस प्लान बनाया जाएगा, इन सब के आधार पर, तो की रिजल्ट एरियाज क्या चाहिए आपको, परफॉर्मेंस के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, KPI की परफॉर्मेंस, ठीक है, देन और परफॉर्मेंस टारगेट्स हैं, यहाँ पर एक्शन प्लान हैं, इन सभी के अकॉर्डिंग काम किया जाएगा। देन विद रेफरेंस टू की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, KPI की बात होती है ना, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, KPI को लेकर के। KPI are measure used to determine whether KRAs has been achieved, की रिजल्ट एरियाज अचीव कर दिए गए हैं, ठीक है, उसी के आधार पर KPI डिसाइड होती है। तो KPI का मेजर किसके आधार पर होता है, जो KRAs अचीव किए गए हैं उनके आधार पर। दूसरा, KPI क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकते हैं। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं वो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। देन KPI आर नेसेसरली सब्जेक्टिव जजमेंट्स। जो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं ये बेसिकली सब्जेक्टिव जजमेंट्स होते हैं। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हैं, 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली। तो यस, यहाँ पर एक सही ऑप्शन क्या है, 1 and 2 ओनली। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर गलत है बस, बाकी सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पर सही है एकदम। समझ लीजिएगा एक बार। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी क्लासिफाइड एज अ टाइम बेस्ड KPI। टाइम बेस्ड KPI के बिहाफ पर यहाँ पर किसे क्लासिफाई किया गया है, नंबर ऑफ कंप्लाइंट रिसीव्ड, कॉस्ट रिडक्शन अचीवमेंट, एवरेज कॉल रिस्पॉन्स टाइम और स्टाफ टर्नओवर रेशियो, ठीक है। टाइम बेस्ड की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात हो रही है, टाइम बेस्ड समय पर आधारित, तो समय पर आधारित है यहाँ पर एवरेज कॉल रिस्पॉन्स टाइम,
एवरेज कॉल रिस्पॉन्स टाइम, ठीक है। ये यहाँ पर टाइम बेस्ड केपीआई के आधार पर हम बात करते हैं। अब बैंक ब्रांच हैज द फॉलोइंग इंडिकेटर। एक बैंक ब्रांच के पास ये फॉलोइंग इंडिकेटर्स हैं। लोन प्रोसेसिंग टाइम रिड्यूस्ड बाय 25%। लोन के प्रोसेस का टाइम 25% कम हो गया है। मान लीजिएगा पहले 4 घंटे लगते थे तो 3 घंटे लगेंगे। कस्टमर्स कंप्लेंट्स रिड्यूस्ड बाय 15%। 15% कंप्लेंट्स कम हो चुकी हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो चुकी है 10%। द इंडिकेटर्स बीइंग रेस्पेक्टिवली टू, ये जो इंडिकेटर्स हैं ये किसके साथ में रिलेट कर रहे हैं? अगेन आपको यहां पर पता चल रहा होगा। देखो पहला क्या रिलेट कर रहा है, टाइम कम हुआ है। दूसरा क्या है यहाँ पर, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस्ड बाय, कस्टमर कंप्लेंट्स रिड्यूस हुई हैं, इसका मतलब क्वालिटी बेटर करी है आपने। तो दो चीजें मिल गई, एक अपने आप सही हो जाएगी कॉस्टिंग। नेक्स्ट, एन एचआर मैनेजर इज फॉलोइंग टारगेट। एक एचआर मैनेजर को कुछ फॉलोइंग टारगेट्स दिए गए हैं। पहला क्या है, रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर टू 10%। एम्प्लॉय टर्नओवर को 10% से कम करना है। इनमें से कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट केपीआई होगा इसके लिए? नंबर ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्टेड, परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, नंबर ऑफ इंटरव्यूज कंडक्टेड, नंबर ऑफ अप्रेजल फॉर्म्स कंप्लीटेड। तो रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर टू 10%, ठीक है, ये टारगेट्स है। तो यहां पर मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होगा? इंडिकेटर ये होगा, क्या है वो परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयज का जो एक गिवन पीरियड के अंतर्गत लीव करके जा रहा है ऑर्गेनाइजेशन को। देन नेक्स्ट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफरेंशिएट्स अ केआरए फ्रॉम अ केपीआई? तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर से की रिजल्ट एरियाज को डिफरेंशिएट किया जा रहा है। देन पढ़िएगा यहां पर, केआरए मेजर्स करते हैं परफॉर्मेंस, केपीआई डिफरेंट रेस्पॉन्सिबिलिटीज। समझ लीजिएगा डिटेल में। तो बात केआरए को कि केपीआई से आपको डिफरेंशिएट करना है। तो केआरए मेजर करता है परफॉर्मेंस, केपीआई आइडेंटिफाई करता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। केआरए नामी है की रिजल्ट एरियाज, फोकस किस पे होगा? रिजल्ट पर। और केपीआई ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं, यानी कि परफॉर्मेंस को जज करना है तो उसके लिए ये इंडिकेटर्स हैं। ऐसे समझ लीजिएगा, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है या नहीं, इसके लिए बोर्ड में एक रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा होता है, वो इंडिकेटर है। अगर जल रहा है तो लाइट आ रही है, नहीं जल रहा है तो लाइट नहीं आ रही है, ठीक है। और की रिजल्ट एरियाज वो एरियाज होते हैं जो रिजल्ट को बताते हैं। तो अगेन यहाँ पर सही ऑप्शन बी है दोस्तों, सॉरी टिक नहीं लगाया मैंने, टिक लगा देता हूँ, बी। तो केआरए डिफाइन करता है रिजल्ट एरियाज को, केपीआई मेजर करता है अचीवमेंट विद दोज एरियाज। विद रेफरेंस टू कॉम्पिटेंसी मैपिंग, अब कॉम्पिटेंसी मैपिंग के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। कंसीडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स को। कॉम्पिटेंसी मैपिंग आइडेंटिफाई करता है द कैपेबिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस, ठीक है, सफलतापूर्वक आप जॉब को परफॉर्म कर सको, ठीक है, उसको कॉम्पिटेंसी मैपिंग आइडेंटिफाई करता है कि क्या क्या कैपेबिलिटी चाहिए एक सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस के लिए, सफलतापूर्वक आप जॉब पर अपना काम कर सको, अपना प्रदर्शन कर सको। तो इसके लिए कौन कौन सी अगेन कैपेबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, ये आइडेंटिफाई करने का काम कॉम्पिटेंसी मैपिंग का है। देन केआरए को डिफाइन किया जाता है की आउटकम एरियाज फॉर विच एम्प्लॉइज अकाउंटेबल, बिल्कुल सही बताया ना, ठीक है। देन केपीआई प्रोवाइड करता है मेजरेबल इंडिकेटर्स टू एसेस अचीवमेंट्स ऑफ केआरए। केआरए के थ्रू क्या अचीवमेंट आपने किया है, वो केपीआई के लिए मेजरेबल इंडिकेटर प्रोवाइड करता है, जिससे रिजल्ट एरियाज के भी यहाँ पर आप जान सकोगे क्या क्या मेजर किया जा चुका है यहाँ पर। कॉम्पिटेंसी मैपिंग इज अनरिलेटेड टू परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। जो कॉम्पिटेंसी मैपिंग है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से अनरिलेटेड है। देख लीजिएगा ऑप्शन। तो ये तो यही है, गलत हो जाता है यहाँ पर, अनरिलेटेड थोड़ी ना। कॉम्पिटेंसी मैपिंग तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से पूरा रिलेटेड है, ठीक है। सक्सेसफुल पहला वाला ही पॉइंट देख लीजिए क्या कह रहा है, कॉम्पिटेंसी मैपिंग आइडेंटिफाई करती है कैपेबिलिटीज जो रिक्वायर्ड है किसी स्पेसिफिक जॉब परफॉर्मेंस के लिए। तो ये बिल्कुल सही बात है यहाँ पर।
ठीक है, तो कॉम्पिटेंसी मैपिंग KRA KPIs ये इंटरलिंक्ड एलिमेंट्स होते हैं मॉडर्न परफॉर्मेंस के। ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम। स्टेटमेंट 4 इनकरेक्ट है क्योंकि कॉम्पिटेंसी मैपिंग जो है वो एक्सटेंसिवली इस्तेमाल करी जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में, ट्रेनिंग, सक्सेशन एंड प्लानिंग। देन दोस्तों अगेन किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी अगर आपकी है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, या आप मेल कर सकते हैं nstoor@gmail.com। देन मोबाइल एप्लीकेशन जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा NStoor के नाम से, और उस मोबाइल एप्लीकेशन, ठीक है, और NStoor स्कूल ऑफ बैंकिंग ये हमारा वेबसाइट पोर्टल है, दोनों में जाकर के नंबर ऑफ कोर्सेज आप एसेस कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं CIB का कोर्स लॉन्च किया जा चुका है, आप इस CIB के कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, रिकॉर्डेड कोर्स है। ठीक है, और इस कोर्स का जो वर्तमान प्राइस है वो 4999 रखा गया। वैसे तो प्राइस 5999 का है, लेकिन 1000 रुपीज का आपको यहाँ पर ऑफ अभी दिया जा रहा है। तो आप जाइए NStoor की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, या वेब पोर्टल पर NStoor स्कूल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, और इन क्लासेस के साथ में आप लोग जुड़ जाइए और अच्छी अपनी तैयारी करिए। मिलते हैं आपसे दोस्तों अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। ठीक है, थैंक यू, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले सेशन में।